एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉग। आज हम घटना चक्र की सीरीज़ में पॉलिटी देखेंगे। हिस्ट्री हम लोग कर रहे थे, 160 क्वेश्चंस तक हो गए, उसको भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ऑल्टरनेट डेज में अब हम नेक्स्ट पॉलिटी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज से पॉलिटी शुरू करते हैं। ये आपका पहला है फर्स्ट क्वेश्चन। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्यों किया गया था? 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर आपका ए हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 1929 में, तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा था, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को मतलब मेमोरेबल बनाने के लिए क्या किया गया कि इस दिन संविधान को इस दिन लागू कर दिया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स, 22 भाग और 12 सूचियाँ। ठीक है, 12 अनुसूची यानी शेड्यूल। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद है, परंतु ये सभी मूल अनुच्छेदों के उपखंड में है। ठीक है, क ख ग इस टाइप से ABCD करके पार्ट में है, इसलिए मेन आपका मानेंगे 395 ही अनुच्छेद। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधानों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाल भी दिए गए। ठीक है, नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। भारतीय संविधान में है कितने हैं? तो अभी हमने देखा 350 देखा था ना, 395 देखा था, तो सी आपका हो जाएगा 400 से अधिक आर्टिकल्स, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संघीय सूची। संघीय सूची आपका ये मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए, संघीय सूची में आपका 97 प्रविष्टियाँ हैं, वर्तमान में गणना के अनुसार 98 है। ठीक है, राज्य सूची में 66 है, वर्तमान में 59 है। ठीक है, पहले जब मतलब मूल टाइम ये जो था संघीय सूची में आपका 97 था। ठीक है, और अभी 98 है। राज्य सूची में 66, पहले 59 था, 66 था, 59 अभी है वर्तमान में। और संवर्ती सूची में 47, अभी 52 है। चलिए, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। सही शब्दों का विचारण कर्म बताना है। ठीक है, तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख न किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष का। ठीक है, तो ये एक लाइन में जैसे आपका ये प्रस्तावना प्रियम्बल में दिया हुआ है वैसे लगाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो ये आपका जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो ये साधारण बहुमत चाहिए। जब नॉर्मल जो संशोधन किया जाता है तो उसके लिए साधारण बहुमत चाहिए। ठीक है, नए राज्य को निर्माण के लिए संशोधन हेतु 368 आर्टिकल 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। ठीक है, संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अगर नए राज्यों का निर्माण करना तो उसके लिए साधारण बहुमत चाहिए, तथा संविधान के अनुच्छेद 4 के 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ठीक है, सिर्फ नागरिकों सिटीजन्स को प्राप्त है, लेकिन गैर नागरिकों को नहीं। तो ये आपका 1 और 3 होगा, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, और 3 है अल्पसंख्यकों का अधिकार। ठीक है, जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो राइट्स दिए जाते हैं वो। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार। आर्टिकल 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तथा आर्टिकल 19 अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र नागरिकों यानी सिटीजन्स को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस
डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार। ये किसके तहत है ये मौलिक अधिकार आपका? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 19 का 1 का ए है, ठीक है। आर्टिकल, ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 19 के 1 के ए में है कि उच्चतम न्यायालय की निजी भवन पर हम अपना झंडा फहरा सकते हैं। चलिए, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना संविधान के आर्टिकल 19 का 1 का ए में है तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? राइट टू एजुकेशन, ये 1 अप्रैल 2010 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया, जिसके अनुसार क्या किया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क यानी फ्री और अनिवार्य यानी कंपलसरी शिक्षा का व्यवस्था की गई। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010। और संशोधन पूछेगा तो 86वां संविधान संशोधन 2002 होगा आपका आंसर। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ये कौन है? तो ये देखिए स्टार मार्क दिया हुआ, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 19 का 1 का क के अनुसार सभी नागरिकों के वाक स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, ठीक है। अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन जो RTI है वो मौलिक अधिकार भी है और मानव अधिकार भी है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार, इसलिए इस विकल्प का आंसर ए और सी दोनों सही होगा, इसलिए यह स्टार मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको अब तो BPSC ई ऑप्शन भी देती है और प्लस A B A C एक से ज़्यादा सही इस टाइप से देती है। तो ये आपका इस टाइप से रहेगा, तो आप सूचना और शिक्षा दोनों आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है? इसका आंसर आपका 1 और 2 है। समान कार्यों के लिए समान वेतन एंड समान नागरिक संहिता, ठीक है। भाग 4 में कौन कौन सा है तो पूछ रहा है, तो भाग 4 में कौन सा है आपका? समान कार्यों के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया गया 39 का घ में समान कार्य के समान वेतन है, ठीक है। 39 का घ में यानी डी में आपका समान कार्य के लिए समान वेतन है। आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि आर्टिकल 350 का क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि अब भाग 4 में उल्लिखित नहीं है, इसका प्रभाव भी निदेशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये आपका जोड़ा गया 42 में संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य। भारत के नागरिकों में मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के भाग 4 का क में आर्टिकल 51 के तहत दिया गया है। इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ये करते कैसे? तो ये सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल 52 में दिया गया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल 52 में है आपका, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान अनुसार स्वयं अपना अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये किस में दिया हुआ आपका? आर्टिकल 53 का 1 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद कौन होता है? तो ये होगा आपका आंसर भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके नीचे यानी उपराष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है, उनका काम करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ठीक है। चलिए आर्टिकल 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस, वो करते हैं। में ना रहने पे उसी न्यायालय का वरिष्ठ, और वो भी अगर नहीं हो, देखिए ये भी दिया हुआ, अगर वो भी नहीं हो तो
उसी न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सबसे सीनियर हो वो करते हैं। राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा राष्ट्रपति अधिकार अधिनियम 1969, प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल 1969 के तहत। ठीक है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो ये आपका 12वां है। ठीक है। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति यानी 13 राष्ट्रपतीय चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार यानी जब पर्सन वाइज काउंट करेंगे तो 12वें नंबर पर वो राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, के रूप में शपथ ग्रहण किया था। तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 14 नंबर पे। अगर कार्यकाल के अनुसार देखेंगे तो 14 नंबर पे, अगर पर्सन वाइज काउंट करेंगे तो 12 नंबर पे हैं। 25 जुलाई 2017 से देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। ठीक है, उस टाइम थे। चल के नेक्स्ट देखते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ये बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 111, ठीक है, 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तब बन जाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर यानी साइन कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कर्म क्या है? तो ये आपका उनका 12वां कर्म है। ठीक है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार उनका कर्म क्या? 12वां, और जबकि क्रमांक उनका 13वां है उपराष्ट्रपति के रूप में। 11 अगस्त 2017 में से एम वेंकैया नायडू देश के 13वें राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है। भारत सरकार या कौन से अधिकारी सदस्य ना होते हुए भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये कौन है आपका? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल, देखिए अलग अटॉर्नी जनरल, सॉरी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? महान्यायवादी। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदनों के किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता, भाग ले सकता, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। याद कर 88 में दिया हुआ है। ठीक है, भाग ले सकता, मत दे सकता, भाग ले सकता, बोल सकता, लेकिन मत नहीं दे सकता। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 76 का 4 के तहत अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। ठीक है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो ये महान्यायवादी ही है। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित हो। कितने टाइम तक वो अगर सदन में अनुपस्थित हो, एब्सेंट हो, तो वो उसका ये कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, सीट को खाली वैकेंट घोषित कर दिया जाता है 2 माह के अंदर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के तहत संसद द्वारा अनुच्छेद 190 के 4 के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्य तब समाप्त समझी जाती है जब वो 7 दिन की अवधि यानी 7 दिन हो या 2 महीना हो कि सदन की अनुज्ञा के बिना उसकी अधिवेशना से अनुपस्थित रहता। मतलब बिना बताए अगर वो एब्सेंट है 2 मंथ तक कंटिन्यू, तो उसके प्लेस को वैकेंट घोषित कर दिया जाता है। परंतु इस अवधि में सदन में के सत्रासन या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समझा नहीं जाएगा, समय नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, इस अवधि में जो सदन का सत्रासन या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए जो स्थगित समय होता है उसको नहीं जोड़ा जाता है। राज्यसभा में होते हैं, कितने होते हैं सदस्य आपका? तो ये आपका है 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 का 1 का क ख में कहा गया है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में 238 से अनाधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर बनेगा सभा बनेगी। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है, समाप्त होने का विषय है ही नहीं। ठीक है,
राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होते। आर्टिकल 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक स्थायी यानी परमानेंट सदन है। इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निर्वाचित हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो ये आपका राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा होता है। संविधान के आर्टिकल 89 का 1 एवं 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये आपका कौन होता है? उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखिए आपका बी सही नहीं है। क्या बोल रहा है? धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। धन विधेयक की शुरुआत हमेशा लोकसभा में होती है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109 के 2 में कहा गया कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिश सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिन में वापसी करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, ठीक है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पास किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखानुदान बना है, ये बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। देखिए विनियोग विधेयक पारित होने के बाद समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक को पारित होने के पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो तो अनुच्छेद 116 का क के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है। इसे अनुदान यानी वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को देती है। लोक लेखा समिति लोक व्यय पर नियंत्रण रखने वाली संसदीय समिति है। इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। जो लोक लेखा समिति है उसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं के सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार बनाकर लोक व्यय का परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाने की प्रथा 1967-68 से ही है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।